ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। दुष्यंत कुमार जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी क्विक कैलकुलेशन टेक्निक्स की तीसरी क्लास, एपिसोड नंबर 3, परसेंटेज कैलकुलेशंस। इसके पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक क्लास में स्क्वायर्स को मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है। सेकेंड क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक्स को अच्छी तरीके से समझा है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो टेक्निक्स, ये जो ट्रिक्स, ये जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इनसे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आप एग्ज़ाम में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो बैंक के एग्ज़ाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स, डिफेंस एग्ज़ाम्स, एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट, बाकी भी जितने भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर कैलकुलेशन में अच्छी स्पीड होना ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज कैलकुलेशंस, तो वो तो स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से हर एग्जाम में ही परसेंटेज आता है, खूब जम के आता है। आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि लगातार सारे एग्जाम्स में डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आंकड़ों का विश्लेषण, ये जो चैप्टर है, ये जो सेक्शन है, ये जो एरिया है, ये भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, जिसमें आपको कोई टेबल या कोई पाई चार्ट या बार डायग्राम दिया होता है, खूब सारा डेटा होता है, और उसमें ज़्यादातर कैलकुलेशंस हमें परसेंटेज से रिलेटेड ही करने होते हैं, है ना। 3 चीज़ें होती हैं, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन और एवरेज। इसी के ऊपर मैक्सिमम कैलकुलेशंस डेटा इंटरप्रिटेशन में भी होते हैं। तो इसका मतलब अगर हमारी स्पीड परसेंटेज कैलकुलेशन में अच्छी होगी तो हम क्वेश्चन पेपर में बहुत सारा टाइम सेव कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के साथ बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि परसेंट होता क्या है। तो परसेंट जो है वो बेसिकली क्या है, एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है। किसका? एक होल का, एक पूरी क्वांटिटी का, एक पूरी कंप्लीट संपूर्ण का एक हिस्सा जो होता है उसे हम मैथमेटिक्स में परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने कोई हिस्सा किया ही नहीं, जैसे ये पूरा का पूरा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, मान लो कि ये आपका पूरा एक पिज्जा है, और अगर ये पूरा पिज्जा है, इसमें हमने बिल्कुल भी इसको कट नहीं किया है, तो इसे परसेंटेज की लैंग्वेज में हम कहते हैं 100%, मतलब इसे 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंट का मतलब ये होता है कि ये जो पिज्जा है ये अगर 100 रुपीज का था तो पूरे 100 रुपीज हमारे सामने रखे हुए हैं, तो 100 ओवर 100, राइट, 100 के ऊपर 100। तो जब हम ये बोलते हैं कि 100 ओवर 100, तो ओवर का मतलब होता है पर, और दूसरा वाला जो 100 होता है उसे लैटिन लैंग्वेज में हम लिखते हैं सेंट। तो 100% ऐसा हमारा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो जाता है। ठीक है, तो मतलब 100 रुपए की चीज पूरी की पूरी हमारे सामने रखी हुई है तो वो 100% है। 100 मार्क्स किसी एग्जाम में दिए जा रहे हैं, हमने पूरे मार्क्स बना लिए तो वो 100% है, राइट। तो कोई भी चीज जो पूरी की पूरी होती है अपने आप का 100% होती है। तो कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, कोई भी चीज अपने आप का 100% है ना। उसके बाद अगर हमने इसको 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, मतलब इसको 2 भागों में बांटा, तो हम लैंग्वेज में इसे कहते हैं हाफ हाफ। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो पूरे 100 में से हमने 50 को ऊपर ले लिया है और 100 में से 50 का जो पार्ट है वो नीचे बनेगा, मतलब इसमें से हर पार्ट को हम कहेंगे 50%, राइट। तो बेसिकली 50% क्या हुआ? 50% हुआ 50/100, मतलब 1/2, राइट। आधा, हाफ, उसको हम कहते हैं 50%। तो ऊपर का आधा भी 50% है, नीचे का आधा भी 50% है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, इन दी सेम वे अगर मैं 100 को 3 भागों में बांटूंगा, जो मेरी होल क्वांटिटी है उसे अगर हम 3 भागों में बांटते हैं 100/3, तो ये हो जाता है हमारा 33.33% के बराबर, राइट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 100 पूरा का पूरा 100 है, उसे हम 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो हर भाग जो है
वो 33.33% कहलाएगा। एंड इन दी सेम वे अगर हमारे पास पूरा 100 है और उसमें से हम 25, 25, 25 के 4 पार्ट बना रहे हैं, तो हमको ये पता चल जाएगा कि हर पार्ट जो है वो टोटल क्वांटिटी का 1/4 है। तो अगर हर पार्ट टोटल क्वांटिटी का 1/4 है तो परसेंटेज की लैंग्वेज में वो 25% कहलाएगा। तो इसका मतलब 1/1 पूरे में से पूरा, दैट इज 100%, 1/2 पूरे में से आधा, तो वो हो जाएगा 50%, और 1/3 मतलब पूरे में से 1/3, तो वो हो जाएगा 33.33%, पूरे में से 1/4 तो वो हो जाएगा 25%। इसका मतलब हमको ये बात समझ में आई कि हर परसेंटेज जो होता है वो एक फ्रैक्शन है, एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है किसी होल क्वांटिटी का। हो सकता है पूरी होल क्वांटिटी हो तो वो 100%, उसका कोई भी फ्रैक्शन या कोई भी पार्ट है तो वो हमें 50%, 30%, 40% ऐसा दिखाई देगा, राइट। ठीक है, तो अब अगर हम ये समझे कि इसमें हमारे लिए एक टेबल होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ये टेबल हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और प्रैक्टिस से याद हो जाता है। आप जितने ज्यादा परसेंटेज में इस टेबल का यूज करने की कोशिश करेंगे ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यू विल नेवर फॉरगेट एनीथिंग। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं। सबसे पहले पूरे में से पूरा, 100 में से 100, तो वो हो गया 100%। पूरे में से आधा लेंगे तो ये हो जाएगा 50%। आधे को और आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा 25%। इस 1/4 को और आधा करेंगे तो 1/8, ये हो जाएगा 12.5%। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि 1/8 को भी आधा किया तो ये हो जाएगा 1/16 मतलब 6.25%, एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। देन सिमिलरली अब अगर हम ये देखें कि हमने 100 को 3 बराबर भागों में बांटा मतलब 1/3, तो 1/3 का मतलब हो जाएगा 33.33%। 1/3 का और 1/3 निकालेंगे तो 1/9 हो जाएगा 11.11%, राइट, एंड सो ऑन। इन दी सेम वे फिर हमारे पास 1/5 होता है। 1/5 मतलब 100 को 5 भागों में बांटो तो हर भाग 20, 20, 20, 20, 20 मतलब 20% का भाग बनेगा। ठीक है, इन दी सेम वे जब हम बोलते हैं 1/5 को और आधा कर दो तो 1/10 हो जाएगा 10%, एंड देन 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 16.66%। 100 को कितने भागों में बांटना है? 6 भागों में, तो 16.66%। उसके बाद 14.28% मतलब 100 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करो, और उसके बाद 9.09% तो 100 को 11 पार्ट्स में डिवाइड करो, एंड सो ऑन। ये पूरा टेबल आप बना सकते हो। बस 100 को जो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर ले रहे हैं उससे डिवाइड करते जाओ तो आपको पूरा का पूरा टेबल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी नंबर का 8.33% निकालना है और हमें पहले से पता है कि 8.33% का मतलब होता है 1/12, तो हम डायरेक्टली 1/12 निकाल लेंगे ना। फिर हम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों पैदा करेंगे अपने दिमाग में भी और लिखने में भी। इन दी सेम वे 7.69% अगर हमें पता है कि ये 1/13 होता है तो हम डायरेक्टली 1/13 ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा परसेंटेज का पूरा टेबल होता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर हम टेक्निक नंबर 1 देखें, फॉर्मूला नंबर 1 देखें, तो x% ऑफ b, x% का मतलब जैसा मैंने बताया कि x% मतलब x over 100, x upon 100, x divided by 100। ऑफ का मतलब मैथमेटिक्स में हम सबको पता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन, एंड देन इनटू b, तो x upon 100 इनटू b। तो सिंपल सी बात है कि अगर मुझसे ये पूछा है कि 70 का 30% कितना होगा, 70 का 30% कितना होगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 30%, 30%, दैट इज 30/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड देन इनटू 70। अब जैसा हमने सीख लिया है कि 30% का मतलब हो जाएगा 3/10, मतलब 30% जो होता है वो फ्रैक्शन में 3/10 के बराबर होता है। मतलब हमारे पास 3 चीजें हैं, उनको 10 बराबर भागों में बांटोगे तो हर भाग जो है वो 30% कहलाएगा। तो 3/10 ऑफ 70, एक और 0 से एक और 0 कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट इट वेरी 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 इजीली। अच्छा, अब हमारे पास टेक्निक नंबर 2 होती है। टेक्निक नंबर 2 ये है कि अगर हमें y का x% निकालना है,
ठीक है, तो हम इसे उल्टा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आएगा। मतलब x% ऑफ y कैलकुलेट करो तो देखो x बाय 100 इंटू वाई हो जाएगा, और y% ऑफ x निकालो तो y बाय 100 इंटू एक्स हो जाएगा। तो मतलब कुल मिलाकर दोनों ही केस में हमें y और x को मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 ही तो करना है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। लेकिन सुविधा हो जाएगी, कई बार क्वेश्चन जो है वो मेंटली सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है 32% ऑफ 25, तो अगर हमसे ये बोला है कि 32% ऑफ 25 निकालो, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हमको फटाफट जो है दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे? हम जानते हैं कि 25% होता है 1/4, तो हमें 32 का 1/4 निकालना है, मतलब 8 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, वेरी 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 इजी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारा जो जिस नंबर का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं उस नंबर को हम कहते हैं बेस। इसे क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा आधार है, ये हमारा बेस है, इसी के ऊपर परसेंटेज का कैलकुलेशन किया जाना है। इस नंबर के परसेंटेजेस हमें निकालना। तो अगर हमारा बेस जो है वो सेम रहता है, बेस अगर सेम रहता है, तो जब हम उसका x% और y% निकालते हैं तो जो हमारे उत्तर आते हैं, जो हमारे आंसर आते हैं, उनके बीच में भी x और y का रेशियो होता है। सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे पास एक संख्या है, एक नंबर है, उसका 44% ऑफ अ नंबर, मान लो वो b है, तो जो 44% है उस नंबर का वो 9 है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब हम उसी नंबर का 11% निकालेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि 44 और 11 इनके बीच में रेशियो होता है 4/1 का। इसका मतलब एक ही संख्या का 40% और उसी ही संख्या का 11% 4/1 के रिलेशन में होंगे, मतलब चौथा भाग हमें लेना पड़ेगा। तो अगर 44% 9 के बराबर है तो जो 11% है वो 9 का 4th पार्ट हो जाएगा। 9 का 4th पार्ट, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारा आंसर 2.25 आ जाएगा। इन दी सेम वे अगर हमें ये पता है कि 44% जो है किसी नंबर का वो 9 है, तो उसी नंबर का 88% कितना होगा? तो 44 को डबल किया तो 88, मतलब 9 भी डबल हो जाएगा, सो दैट विल बी 80। इसका मतलब ये हुआ सिंपल वर्ड्स में कि किसी नंबर का 44% 9 है, तो अगर हम 22% निकालेंगे, मतलब आधा करेंगे तो ये 4.5 हो जाएगा, और आधा करेंगे तो ये 2.25 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 44% 9 है तो डबल करेंगे तो 88% 18 हो जाएगा, और अगर इसको 3 टाइम्स करेंगे, हम ये बोलेंगे 132% निकालो, तो वो 9 का 3 गुना हो जाएगा 27। बस एक बात याद रखना कि बेस हमेशा सेम रहना चाहिए, तब ये रेशो का कॉन्सेप्ट, ये प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट साथ में चलता रहेगा, है ना? अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब अगर मुझे कभी किसी क्वेश्चन में पता चल जाता है कि किसी नंबर का 10%, राइट, 10% किसी भी नंबर का, मान लो 320, तो फिर अगर मुझे निकालना है कि उसी नंबर का 20% क्या होगा, तो डबल कर दूंगा, मतलब 640, राइट। उस नंबर का 1% क्या होगा, तो 10 से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज 32। सो दिस इज हाउ हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हम जल्दी जल्दी परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर देखा कि अगर हमारा बेस सेम होता और परसेंटेजेस अलग अलग होते, तो जो परसेंटेजेस का रेशियो है वही हमारे आंसर का रेशियो होता। अब इसका उल्टा कॉन्सेप्ट देखो, क्योंकि हमको ये बात तो समझ में आ ही गई ना कि हम बेस और परसेंटेज इन दोनों के प्लेसेस तो इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट हमारा बेस के साथ बनेगा वही कॉन्सेप्ट हमारा परसेंटेज के साथ भी बनेगा। तो अगर हमें x% ही निकालने के लिए कहा गया है लेकिन नंबर अलग अलग है, जैसे b का x%, c का x%, तो यहाँ पे x% बराबर है, इसका मतलब जो आंसर आएंगे उनके बीच में b और c का रेशो होगा, राइट। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मुझसे ये कहा जा रहा है कि x% ऑफ 33 का x% कितना है 12, तो फिर मुझे x% ही निकालना है, किसका, 66 का। तो देखो यहाँ पे बेस जो है ये डबल हो गया, मतलब परसेंटेज भी डबल हो जाएगा, सो दिस विल बी 24।
एंड इन दी सेम वे अगर मुझसे ये कहा गया कि x% ऑफ 11 निकालो, तो 33 की तुलना में 11 जो है वो 1/3 है, तो मेरा आंसर भी 12 की तुलना में 1/3 हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा 4, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर बेस फिक्स्ड है, बेस कांस्टेंट है, तो जिस रेशो में परसेंटेज को कम ज्यादा करोगे आंसर भी उसी रेशो में कम ज्यादा हो जाएगा। और अगर हमारा परसेंटेज फिक्स है, परसेंटेज सेम है, तो फिर हम जिस रेशो में बेस को बदलेंगे उसी रेशो में हमारा परसेंटेज बदल जाएगा, राइट। तो हमारा जो आंसर है वो बदल जाएगा। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं 10% ऑफ 50 निकालता हूं तो वो 5 आता है, लेकिन जैसे ही मैं 10% ऑफ 100 निकालता हूं, बेस डबल हुआ तो आंसर भी डबल हो जाएगा। अगर मैं 10% ऑफ 150 निकालूंगा, बेस 3 गुना हो गया तो आंसर भी 3 गुना। अगर मैं 10% ऑफ 200 निकालूंगा तो बेस 4 गुना हो गया तो आंसर भी 4 गुना, राइट। तो बेसिकली हमारे पास x% ऑफ b जो है ये होता है x इंटू बी अपॉन 100। तो इसमें x जिस रेशो में कम ज्यादा होगा आंसर भी उसी रेशो में कम ज्यादा होगा, अगर b कांस्टेंट है। और अगर x कांस्टेंट है तो b जिस रेशो में कम ज्यादा होगा आंसर भी उसी रेशो में कम ज्यादा होता जाएगा। क्लियर? चलिए वेरी गुड। अब अगर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टूल, तो टेक्निक नंबर 5, राइट। बड़े अच्छे अच्छे चीजें बता रहा हूं मैं, अगर ये दिमाग में बैठ गए तो आप बहुत सारे परसेंटेज के कैलकुलेशंस सीधे सीधे दिमाग में ही कर पाओगे, आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक और चीज देखो, अगर हमें किसी नंबर का x% निकालना है, कोई बहुत बड़ा सा नंबर है उसका x% निकालना है, तो हम क्या करें कि उस नंबर को दो भागों में a प्लस b में, दो से ज्यादा भी ले सकते हो लेकिन ज्यादातर दो भागों में बांटने से ही हमारा काम हो जाता है। दो भागों में बांटें जो कि दोनों पार्ट्स काफी कन्वीनियंट हो, कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों भाग जो है वो काफी आसान हो, ऐसे दो भागों में बांट लें। फिर हम सबसे पहले x% ऑफ a निकाल लें, फिर x% ऑफ b निकाल लें, दोनों को ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल है, अगर मुझे ये निकालना है कि 53% ऑफ 3400 क्या होगा, तो मेरे लिए एक आसान सा तरीका ये है कि मैं यहां पर 3400 को 3000 प्लस 400 लिख देता हूं। अब मुझे पता है कि 53% 100 का 53% 53 होता है, तो जो 3000 है वो 100 का 30 गुना है, मतलब 53% ऑफ 3000 हो जाएगा 53 इंटू 30। एंड सिमिलरली 100 का 53% 53 होता है, तो 400 का हो जाएगा 53 इंटू 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर हमारा जो आंसर है वो 1590, और अगर हमने 53 को इंटू 4 किया तो 212, दोनों को ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 1802, राइट। हम डायरेक्टली भी ये बोल सकते थे कि 3400 100 का कितने गुना होता है, 34 टाइम्स, तो इसका मतलब 53% जो होगा 3400 का वो 53 इंटू 34 होगा, और हमने 30 और 4 के दो टुकड़े कर दिए। तो बेसिकली दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट। अगर आपने मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स को पढ़ा है तो आप 53 और 34 को मल्टीप्लाई करने के लिए उन टेक्निक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। यहां पर फिर हम हमारा जो एक गोल्डन कॉन्सेप्ट था, डिजिट सम का कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, वो भी लगा सकते हैं अगर आंसर ऑप्शंस में हमें वैल्यूज दिए हैं तो, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हमसे डायरेक्टली परसेंटेज किसी भी चीज का निकालने के लिए बोला नहीं जाता है एग्जाम में, ये इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस होते हैं। हो सकता है एक ही क्वेश्चन में हमें चार चीजों के चार अलग अलग परसेंटेज निकालने, फिर उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आंसर बताना है, तो इसलिए कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए, है ना। चलो फिर अगर हम आगे देखते हैं कि अगर हम यहां पर a प्लस बी कर सकते थे तो a माइनस बी भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो हमारा बेस है उसको हम टुकड़े टुकड़े करेंगे, लेकिन इस बार सब्ट्रैक्शन के थ्रू। जैसे यहां पर 180 है तो 180 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 20। अब हमें पता है कि 100 का 81% 81 होता है, तो 200 का मतलब 81 का डबल 162। अब देखो 200 का 81% अगर 162 है, तो जब हम 20 का सेम परसेंटेज निकालेंगे 20 का, ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 81% ऑफ 200 ये आ रहा है 162, तो फिर 81% मतलब परसेंटेज वही है सेम टू सेम, बेस हमारा 20 हो गया मतलब 1/10,
तो यहां पर भी 1/10 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 16.2। तो 162 में से 16.2 को माइनस कर देंगे। 162 में से 10 माइनस किया तो 152, 6 माइनस किया 146, 146 में से 2 माइनस किया तो 145.8 एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक और तरीका हो गया हमारे पास कैलकुलेशन करने का। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे कि सर अगर हम बेस के टुकड़े कर सकते हैं तो हम परसेंटेज को भी तो तोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल सही, मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही सोचा है। यहां पर हम 81% को भी 80 + 1% लिख सकते हैं। यहां पर 53% को भी हम 50 + 3% लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इन दी सेम वे जैसे हमने बेस को स्प्लिट किया वैसे ही हमारा परसेंटेज भी स्प्लिट किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमको कैलकुलेट करना है कि 44% ऑफ 85 कितना होगा, तो हम यहां पर 40% ऑफ 85 और 4% ऑफ 85 इन दोनों का सम निकाल सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 40% मतलब 40/100 और 40/100 जो होता है वो हो जाता है 2/5। तो हम बेसिकली सबसे पहले 2/5 ऑफ 85 निकालेंगे और अगर ये 2/5 है तो 4% जो है वो उसका और 10वां भाग होगा, मतलब ये हो जाएगा 2/50 ऑफ 85। तो अगर हमने यहाँ पर ध्यान से देखा तो 85 5 17 टाइम्स, 17 इंटू 2 34 और यहाँ पर क्योंकि 10 से और डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा 3.4। 34 और 3.4 को ऐड कर दिया तो 37.4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेजेस वेरी 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 क्विकली। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ये सारे मेथड्स दिमाग में फिट हो जाते हैं, मेंटल कैलकुलेशन से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, चलिए देन वेरी गुड। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि हमारा जो परसेंटेज है उसके 2 भाग बनाने हैं या 3 भाग या 4 भाग, तो हम माइनस साइन का यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे ये बोल रहे हैं कि 24% ऑफ 92 कैलकुलेट कीजिए, तो इसे आप फटाफट 25% ऑफ 92 माइनस 1% ऑफ 92 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेस सेम है तो परसेंटेजेस के बीच में डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बेस सेम है तो परसेंटेजेस के बीच में डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हो। अगर परसेंटेज सेम हो तो बेसिस के बीच में डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पर देखें 25% मतलब 1/4 ऑफ 92, 1% का मतलब होता है 1/100 ऑफ 92, तो 1/4 मतलब 23 आ जाएगा। 92 का 1/4, 92 का आधा 46, 46 का आधा 23। 92 को 100 से डिवाइड किया तो 0.92, 23 में से 0.92 माइनस करोगे तो 22.08 बचेगा एंड दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा और आप लोग इन मेथड्स की, इन टेक्निक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा, है ना। टेक्निक नंबर 9 देख लेते हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे P इज टू बी इंक्रीज्ड बाय R%, अगर कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है P, उसे हमें बढ़ाना है R% से। जैसे यहां पर 64 को 25% से बढ़ाना है, 64 को 25% से बढ़ाओ या 64 को 25% से इंक्रीज करो। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि 1 + R/100 नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमें यहां पर आंसर निकालना है तो 64 को 25% से बढ़ाना है तो 1 + 25/100 ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 64। 1 + 25/100, 25/100 होता है 1/4, 1/4 + 1 तो ये हो जाएगा 5/4 एंड डेफिनेटली 4 को 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो 16, 16 इंटू 5 इज 80। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है, इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये जो 1 + 1/4 है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो 1 + R/100 जो है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है किसी भी नंबर को R% से बढ़ाने के लिए। बार बार बढ़ाना है तो बार बार 1 + R/100 मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, और उसी से फिर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला आता है, बट एनीवे वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, यहां पर एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सबसे पहले 64 लिखो, फिर 64 का 25% निकाल लो। 25% का मतलब 1/4
और 64 का 1/4 होता है 16। उसके बाद 64 को बढ़ाना है 1/4 मतलब 16 से, तो 64 और 16 को ऐड कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी थोड़ी सी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली मेथड है। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शंस याद हैं तो 1+r/100 से कई सारे क्वेश्चंस में हमारी स्पीड बढ़ सकती है। ठीक, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर हमें डिक्रीज करना हो तो क्या करेंगे। अगर किसी नंबर को r% से डिक्रीज करना हो तो 1 - r/100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 120 हमारा नंबर है, उसे हमें 20% से डिक्रीज करना है, तो 20/100 होता है 1/5। तो हमें 1 में से 1/5 को माइनस कर देना चाहिए। माइनस करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। 120 को 5 से डिवाइड किया तो 24 into 4 is 96, आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल वे में ऐसे भी कर सकते हो कि 120 को माइनस करना है, कम करना है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 120 का 1/5 निकालो मतलब 24। 120 में से 24 माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 96। राइट, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो प्रोसेस है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस क्वेश्चन में हमें किस तरीके से सोचना पड़ेगा ये तो हम पहले से तय नहीं कर सकते। क्वेश्चन का नेचर देख के ही हमें तय करना पड़ेगा। जैसे कोई भी बैट्समैन बॉल आने से पहले ही तय कर लेता है कि मैं कौन सा शॉट लगाऊंगा, तो उसके आउट होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो बॉल को देखने के बाद ये तय करे कि कैसा शॉट लगाना है, तो फिर उसके 6 मारने के, 4 मारने के, अच्छे रन बनाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इन दी सेम वे क्वेश्चन के सामने आने से पहले ही डिसाइड मत करो कि मेथड कौन सी लगाओगे। क्वेश्चन जब सामने आ जाए तो मेथड लगाने का डिसीजन हम उस समय ले सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि जैसे एक अच्छे बैट्समैन को सारे शॉट मारने आने चाहिए, वैसे ही एक अच्छे स्टूडेंट को सारे मेथड पता होने चाहिए, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे। अब आपको आएगा ही 2 मेथड, तो फिर आप डिसीजन क्या लोगे, या तो ये लगा दो या ये। लेकिन अगर आपके पास मेथड्स का भंडार है तो फिर आप डेफिनेटली हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार है ना। चलिए, वेरी गुड। तो अब अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, फटाफट करेंगे। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो 14 and 2/7%। बेसिकली अगर आप 2/7 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 14.28% है, और 14.28% 1/7 के बराबर ही होता है। ये हम टेबल में पढ़ चुके हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है 1/7 ऑफ 959। 959 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 1 जा 7, बचेगा 2 25, 7 3 जा 21, बचेगा 4 49, 7 7 जा 49। तो 137 इसका 14.28% या 14 and 2/7% है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली 37.5%, 37.5 इसका मतलब हुआ 37.5%। 37.5% जो है बच्चों, वो बेसिकली 3 गुना होता है 12.5% का। और 12.5% का फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसका भिन्न हम पढ़ चुके हैं, दैट इज 1/8। तो 37.5% हो जाएगा 3/8। ये सारे परसेंटेजेस और इनके मल्टीपल्स, इनके फ्रैक्शंस, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं की है प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एग्जाम से पहले हमें तैयारी करनी। तो तैयारी का मतलब यही तो होता है कि जो चीजें हमें नहीं आती है, जो हमें नहीं पता है, उसको हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो अलग अलग परसेंटेजेस होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उसका फ्रैक्शन जो है वो बनाने की कोशिश कीजिए। फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व। तो अगर आपको ये पता चल गया कि 37.5% 3/8 है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3/8 ऑफ 18,320 निकाल लेना है। अगर हमने इसको 8 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 2 जा 16, बचेगा 2 23, 8 2 जा 16, बचेगा हमारे पास 7 72, 8 9 जा और ये 0 हो गया। उसके बाद 0, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 और 3 2 जा 6, मतलब हमारा आंसर आएगा 6870। लेकिन यहां तो उल्टा दिया है, यहां पर वो 8670 बोल रहे हैं, तो ये गलत है।
मतलब सिर्फ जो हमारा स्टेटमेंट 1 है वही सही है। आंसर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी यहां पर भी हमें फ्रैक्शंस पता होने चाहिए। 33 एंड 1/3%, इसका मतलब होता है 33.33%, और वो किसी भी नंबर का 1/3 होता है, तीसरा भाग होता है। तो तीसरा भाग हमें निकालना है 96 का। 50% होता है दूसरा भाग, मतलब 1/2, तो हमें हाफ निकालना है 48 का, 48 का आधा। उसके बाद 25% होता है चौथा भाग, 1/4 ऑफ 56, और 20% होता है पांचवा भाग 130 का। तो अगर हमने 92 को 3 से डिवाइड किया, 96 को 3 से डिवाइड किया तो 32, 48 को 2 से डिवाइड किया तो 48। उसके बाद अगर हम देखेंगे 56/4 तो ये हो गया 14, एंड देन अगर हमने ये देखा, अच्छा ये 48 का आधा है ना, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो गया 14। उसके बाद 1/5 ऑफ 130 तो ये हो जाएगा 26। राइट, सॉल्व करते हैं। 32 माइनस 24 दैट इज 8। 14 और 26 को ऐड किया तो 40, मतलब 1/5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो 1/5 है, मतलब 0.2। ठीक है, 0.2। अब अगर हम ये देखें कि क्या 20 का 1% 0.2 होता है, तो बिल्कुल होता है। 1% मतलब 1/100, तो 20 को 100 से डिवाइड करोगे 0.2। क्या 200 का 0.1% भी 0.2 होता है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल होता है। देखो, अगर 1% को 0.1 किया तो मतलब 10वां पार्ट, लेकिन 20 को 200 कर दिया मतलब 10 गुना। तो परसेंटेज को 10 से डिवाइड कर रहे हो, लेकिन बेस को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो फिर तो आंसर बदलेगा नहीं, ये 0.2 ही रहेगा। एंड सेम केस आंसर ऑप्शन सी के साथ भी है, ये भी 0.2 होगा। मतलब ये सभी सही है, आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि P हैज अ चॉकलेट, P के पास एक चॉकलेट है। शी गिव्स हाफ ऑफ इट टू B, राइट, तो P ने उसका आधा जो है वो B को दे दिया, और जो 1/3 है वो C को दे दिया। सो द शेयर ऑफ B इज व्हाट परसेंट द शेयर ऑफ C। तो मान लेते हैं कि P के पास जो चॉकलेट है उसका आधा भी निकालना है और उसका 1/3 भी निकालना है। तो मान लेते हैं कि चॉकलेट जो है वो 60 ग्राम का चॉकलेट है, राइट। 60 एक ऐसा नंबर है जिसका आधा भी आसानी से कर पाओगे और 1/3 भी आसानी से कर पाओगे। तो फिर हमको ये पता चला कि B को मिल रहा है आधा, तो 60 का आधा मतलब 30 ग्राम मिल गया B को, और C को मिल रहा है 1/3, तो 60 का 1/3 मतलब 20 ग्राम मिल गया C को। अब उन्होंने बोला है कि जो B का शेयर है, मतलब जो 30 है, वो C के शेयर का कितना परसेंट है। तो 30 को 20 से डिवाइड करेंगे और इंटू 100। हमसे ये पूछा है कि 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, जो 30 है वो 2 का कितना परसेंट है। 30 जो है वो 20 का कितना परसेंट है। तो हमेशा याद रखो कि किस चीज का परसेंट निकालना है, 20 का, तो वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। कौन सा नंबर है जो हमें परसेंटेज में पता करना है, तो वो है 30, वो न्यूमरेटर में आएगा, और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन मिलेगा, फ्रैक्शन को इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 150% के बराबर। तो आंसर ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर आएगा, है ना। क्लियर है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो यहां पर हमको ये दिया गया है कि x 2y और 3z ये तीनों बराबर है। एक सिंपल सा तरीका है कि आप 1 2 3 और का एक मल्टीपल ले लो, मान लो कि ये 6 है, तो अगर ये 6 है तो x की वैल्यू 6 हो जाएगी। 2y अगर 6 के बराबर है तो y 3 हो जाएगा, और 3z अगर 6 के बराबर है तो z 2 हो जाएगा। तो अब उन्होंने हमसे ये बोला है कि y प्लस z x का कितना परसेंट होगा, y प्लस z x का कितना प्रतिशत होगा। तो y प्लस z कहाँ आएगा, ऊपर, x कहाँ जाएगा, नीचे। तो y प्लस z हो जाएगा 3 + 2, x है हमारा 6 और परसेंटेज हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 5/6 × 100। सॉल्व करके देखेंगे तो ये हो गया 500/6 मतलब 250/3, और 250/3 है तो 3 8 24, बचेगा 110।
3 3 जा 9, बचेगा 1/3, तो 83 एंड 1/3%। आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? देन उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि m जो है वो n का 57 एंड 1/7% है। तो सबसे पहले काम ये करना है कि जब भी उल्टे सीधे परसेंटेज आ जाएंगे तो उनको फ्रैक्शन में बदलना है, राइट? कैसे बदलोगे? तो सबसे पहले तो इस मिक्स्ड नंबर को या मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप बनाओ एक सिंपल वल्गर फ्रैक्शन। तो 7 में 7 मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49, कैरी आया 4, 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 इज 39, फिर न्यूमरेटर को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 7, मतलब ये बेसिकली 400/7% है। और अब अगर हम 400/7% को सिर्फ फ्रैक्शन में बदलते हैं, परसेंटेज बिल्कुल हटा देते हैं, तो हमको ये पता चलेगा कि जब हम फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हमें इसे हमेशा 100 से डिवाइड करना होता है। यही करना होता है ना। अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि 50% को फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो, तो आप 50 को किससे डिवाइड करोगे? 100 से, मतलब आएगा 1/2। तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल, मतलब 4/7। तो अब हमारा स्टेटमेंट क्या बन गया? हमारा स्टेटमेंट ये बना कि m इज 4/7 ऑफ n, राइट? अब इसको हम लैंग्वेज से मैथ्स में लाते हैं। m जहां पर भी इज आ जाए वो इक्वल टू है, उसके बाद 4/7 जहां पर भी ऑफ आ जाए वो मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन तैयार। अब हमें m और n का रेशो निकालना है, तो n को दूसरी तरफ ले जाओ, तो m और n का रेशो आ जाएगा 4/7 एंड दैट्स इट, आंसर आ गया। आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली जैसे ही आपने परसेंटेज को रेशो में बदल लिया तो आंसर तो आपका इमीडिएटली आ ही गया। ठीक है, राइट? तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि m इज x% ऑफ n, तो इसका मतलब ये होता है कि m और n का रेशियो x/100 के बराबर है। x को 100 से डिवाइड कर दो, जो भी फ्रैक्शन आएगा वही m और n का रेशियो बनेगा, है ना? चलिए, वेरी गुड। अब अगर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी काफी सारे परसेंटेजेस पूछे हैं। 18 एंड 2/11। 2/11 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको ये पता चलता है, 2 को 11 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे, फिर वो 20 बन जाएगा, तो 11 1 जा 11, बचेगा आपके पास 9, फिर वो 90 बनेगा, और 90 जो है तो ये हो जाएगा 18.18% ऑफ 132। अब आप लोगों ने ये सीखा हुआ है कि 9.09% जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 1/11। तो फिर 2 टाइम्स ऑफ 9.09%, मतलब ये हो जाएगा 2/11 ऑफ 132। तो 11 से इसको कैंसिल किया तो ये बनेगा 2 × 12, और 2 × 12 इज 24। तो ये जो पहला आंसर ऑप्शन है इसकी वैल्यू आएगी 24। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं। तो अगर हमने दूसरा देखा, देखो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। तो हमसे पूछा है इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, और एक आंसर ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये कब आ सकता है? ये तब आ सकता है जब ये तीनों बराबर हो। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो फिर तो कोई ना कोई बड़ा हो ही जाएगा। तो तीनों के बराबर होने की संभावना भी है। अब 4/9 का मतलब होता है 0.44, तो 44.44% ऑफ 54, which is basically 4 times of 11.11% of 54। 11.11% होता है 1/9 ऑफ 54। 9 को कैंसिल किया तो ये हो गया 6 × 4 24, तो ये भी 24 आ गया। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं 3/7 ऑफ 56। तो ये तो परसेंटेज है ही नहीं, ये तो डायरेक्टली 3/7 ऑफ 56 है। 7 से कैंसिल किया तो 8, और ये भी आ गया 24। इसका मतलब तीनों 24 हैं, तो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई भी ग्रेटेस्ट नहीं है क्योंकि ये तीनों इक्वल है। क्लियर हुआ? चलो, वेरी गुड। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आकांक्षा ने उसकी इनकम का 74% खर्च कर दिया और बचा लिए 9,750 रुपीज, तो उसकी इनकम क्या होगी, है ना? हमको ये पता है कि कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। मतलब आकांक्षा की जो इनकम है वो मान लो कि x है, तो उसकी इनकम 100% ऑफ x के बराबर है। x का 100% मतलब पूरा x उसकी इनकम है।
उसमें से 74% वो माइनस कर देती है, खर्च कर देती है। फिर उसके पास जो बचता है वो 9750 है। हमने ये सीखा कि अगर बेस बराबर हो तो हम परसेंटेजेस को डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो 100% में से 74% निकल जाएगा तो 26% बच जाएगा। तो 26% हो गया 9750। ठीक है। अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें कि 26% अगर 9750 है तो 1% कितना होगा? तो 1% होगा 9750 अपॉन 26। यही सीखा ना हमने, बेस तो सेम है, तो जिस रेशो में परसेंटेज को कम किया उसी रेशो में आंसर भी कम हो जाएगा। फिर अगर ये 1% है तो 100% कितना होगा? तो 100% हो जाएगा इसी का 100 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व कर सकते हो या फिर आंसर ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, आपको डिजिट सम वगैरह सब पता है। तो जैसे ही आप यहां पर डिवाइड करके देखोगे तो 26 3 जा 78, राइट। 78 97 में से 78 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 195। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखते हो तो 26 का कितने टाइम्स ले सकते हो? तो मेरे ख्याल से 7 टाइम्स ले सकते हो। 20 का 7 टाइम्स होता है 140, 6 का 7 टाइम्स होता है 42, मतलब 182। तो 182 आ जाएगा। फिर बचेगा 13 तो 130 और 26 का 5 टाइम्स। तो उसके बाद 100 और 375 को मल्टीप्लाई करोगे तो 37,500 ये होगी आकांक्षा की टोटल इनकम, है ना। हम आंसर ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। कैसे? कि आंसर ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है जिसका 26% 9750 आएगा, और 26% का मतलब होता है 25% प्लस 1%। 25% मतलब 1/4 और 1% तो मतलब 1/100 होता ही है। तो सबसे पहले तो आप आंसर ऑप्शन में जो वैल्यूज है उनका 1/4 निकालो, फिर 1% निकालो, ऐड करके देखो। अगर कहीं से भी 9750 आ जाए तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा समय तो लगेगा, है ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि एक टेस्ट हुआ, उसमें अमर, बाबू और चारू ने 73%, 58% और 75% जो भी मैक्सिमम मार्क्स था उसका इतना प्रतिशत, इतना परसेंट जो है वो ऑब्टेन किया, प्राप्त किया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाय अमर एंड बाबू, देखो अगर मैं ये बोलता हूं कि टोटल मार्क्स है x, तो अमर ने कितना ऑब्टेन किया है? 73%। और बाबू ने कितना ऑब्टेन किया है? तो बाबू ने ऑब्टेन किया है 58%। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 45। तो हमें ये पता चला कि 73 में से 58 को माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया 5, बचेगा 6, 6 में से 5 गया 1, तो 15% जो है x का टोटल मार्क्स का वो 45 है। 15% कितना है? 45। तो फिर हमसे पूछा है चारू के मार्क्स बताओ, तो चारू ने 75% ऑफ x बनाया। तो अगर x का 15% 45 है तो 75% कितना होगा? 15 का 5 गुना। तो हमारा आंसर भी 45 का 5 गुना, मतलब ये हो जाएगा 225, आंसर ऑप्शन डी। क्या हमें कहीं पर भी x निकालना पड़ेगा? तो जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, निकाल सकते हो, x की वैल्यू भी 300 आ जाएगी, आसानी से वो भी पता चलेगा, लेकिन जरूरत ही नहीं है तो टाइम क्यों वेस्ट करना है। चलो उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर हमको ये दिया है कि 5a इज इक्वल टू 4b, 5a इज इक्वल टू 4b। इसका मतलब ये हुआ कि a और b का जो रेशो है वो 4/5 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमसे ये बोला कि जो b है वो 40% ऑफ c के बराबर है। 40% मतलब 40/100 ऑफ c। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि b और c का रेशो 40/100 मतलब 2/5 है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमसे ये बोला कि 3c इज इक्वल टू 2d, मतलब c और d का जो रेशो है वो 2/3 है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर पता चल गई। अब उन्होंने डिफरेंस दिया है d और a का, तो हमें d और a का रिलेशन निकालना है। सिंपल सी बात है, आप ये कर सकते हो कि a/b में b/c और c/d मल्टीप्लाई कर दो। तो a/b है 4/5,
B/C है 2/5 और C/D है 2/3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लाई करने से B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, हमें A और D का रेशो मिलेगा। यहां मल्टीप्लाई किया तो 4 2 2 मतलब ये हो गया 16, ये हो गया 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 सो दैट इज 75। मतलब अगर D 75 है तो A होगा 16 और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा 59। लेकिन ये डिफरेंस हमें दिया है 177 मतलब 59 का 3 गुना। तो इसका मतलब 75 का 3 गुना करो तो D है 225 और 16 का 3 गुना करो तो 16 इंटू 3 मतलब A है 48। अब अगर A 48 है तो B निकाल सकते हो, निकाल ही सकते हो। अगर A जो है A और B का रेशो है 4/5 तो 4 को 48 बनाया मतलब 12 गुना, तो ये भी 5 का 12 गुना हो जाएगा मतलब 60। एंड सिमिलरली हमें C और D का रेशो पता है दैट इज 2/3। C और D का रेशो कितना है 2/3। तो अगर D 225 है, 225 मतलब 75 का 3 गुना इंटू 75, तो जो C है वो 75 का 2 गुना होगा मतलब 150। तो हमको ये पता चल गया कि B 60 है, C 150 है। तो फिर हमसे ये पूछा है कि C और B में कितना अंतर होगा, तो 150 में से 60 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 90। आंसर ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर वैसे काफी सारी चीजें दी हुई हैं, राइट। इसका अगर आपको आंसर लाना है तो आपको परसेंटेज के साथ साथ रेशो प्रपोर्शन का भी यूज करना पड़ेगा और थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10 तो उसका आंसर क्या आता है। A जो है वो B का 40% है। मैंने बताया था कि अगर A B का 40% है तो A और B में वही रेशो होगा जो 40 और 100 में होता है, मतलब 2/5। एंड C इज 64% ऑफ B, तो 64/100, 4 से कैंसिल किया तो 16/25। ठीक है, राइट। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो A अपॉन B 2/5 है। 2/5 का मतलब जो है अगर हम 5 को 25 बना दे 5 गुना तो ये 10 हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर B 25 है तो A जो है वो 10 के बराबर है, और अगर B 25 है तो C कितना है, तो C 16 के बराबर है। तो देन A इज X% ऑफ C। तो इसका मतलब A और C में जो रेशो है वो X/100 होना चाहिए। A और C का रेशो है 10/16 दैट इज X/100। ये निकाल लिया ना हमने 10/16, तो जो X की वैल्यू है वो होगी 10/16 इंटू 100, और बस यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 और 10 मतलब मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 1000 अपॉन 16। 8 से कैंसिल कर सकते हो तो ये हो जाएगा 125/2, और 125/2 मतलब 62.5%। कितना परसेंट, 62/5%। तो 62/5% मतलब आंसर ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको टेक्निक्स पता है, मेथड्स पता है, यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी क्विकली। ठीक है, चलिए फिर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 11। 23% स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एब्सेंट टुडे। 70% are playing football in the ground, 6% are in laboratory, and rest 108, rest मतलब बचे हुए शेष, are attending the maths class. So how many students of this class are playing in the football ground? तो definitely 17% प्ले कर रहे हैं। देखो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनको हम मान लेते हैं 100%। 100% ही होता है ना, होल का मतलब होता है 100%। उसमें से 23% जो है वो एब्सेंट है, 17% जो है वो फुटबॉल खेल रहे हैं, और 6% जो है वो लेबोरेटरी में है। इसका मतलब 100% में से 23 प्लस 17 मतलब 40 और 6 46% बच्चे जो हैं वो छोड़ दिए जाएं तो बाकी के 54% बच्चे जो हैं वो कहां पर हैं, तो वो मैथ्स की क्लास अटेंड कर रहे हैं। और किसी नंबर का 54% अगर 108 है तो उसी नंबर का 17% कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो कि अगर 54% 108 है तो 1% कितना होगा, तो
तो 1% होगा 108 अपॉन 54 मतलब 2। तो फिर 17% कितना होगा, तो देखो 1% 2 है, तो 17% 17 का 17 इंटू 2 मतलब 34। तो आंसर ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो वेरी गुड। अगर मैं पूछता क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, तो आपको दिख रहा है 1% जो है वो 2 है, तो 100% कितना होगा 200, मतलब क्लास में टोटल 200 बच्चे हैं। ठीक, चलिए वेरी गुड। अब अगर हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। इन अ सिटी 75% पीपल आर लिटरेट, आउट ऑफ दीज लिटरेट पीपल 80% आर एम्प्लॉयड, and out of these employed people 66.66% are males. So if the number of these literate and employed males is 44,000, ठीक है, देखो क्या हुआ कि अगर मैं सिटी की टोटल पॉपुलेशन, सिटी की जो पूरी जनसंख्या है उसे मान लेता हूं x, तो x का 75%, x का 75% ये क्या है, लिटरेट, इतने लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर है। ठीक है, इन लिटरेट लोगों में से हमने 80% निकाला, तो वो क्या है, एम्प्लॉयड, उनके पास जॉब है, उनके पास रोजगार है। और इन रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों में से, मतलब एम्प्लॉयड लोगों में से 66.66% लोग जो हैं वो मेल हैं, पुरुष हैं, राइट। और इनकी जो संख्या है, मतलब ऐसे मेल्स जो लिटरेट भी हैं, एम्प्लॉयड भी हैं, मतलब इस पूरे कैलकुलेशन से जो हमें आंसर मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो है 44,000। सो व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, तो हमें x निकालना है। अब हम जानते हैं 66.66% ये बेसिकली 33.33% का डबल होता है। 33.33% 1/3 और 1/3 का डबल मतलब 2/3, तो ये फ्रैक्शन में बनेगा 2/3। 80/100 हो जाएगा 4/5, 75/100 हो जाएगा 3/4, इंटू x इज 44,000। तो उसके बाद 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी बची, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा 44,000 के साथ, और 2 चला जाएगा डिवीजन में, तो इसका मतलब ये बेसिकली 22,000 इंटू 5 की बात हो रही है। 22 इंटू 5 110, 3 0 और लगा देंगे, मतलब सिटी में कुल मिलाकर 1,10,000 लोग रहते हैं। आंसर ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट करने का सही तरीका होगा। एग्जाम में भी हमें इस क्वेश्चन को इसी प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अगर 935 को 20% से इंक्रीज किया जाएगा तो ये 1122 बन जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि 20% का मतलब होता है 1/5, और यही हमारा यहां पर फ्रैक्शन यूज होगा। हमने ये सीखा था कि अगर किसी भी नंबर को r% से बढ़ाना हो तो उसमें हम 1 + r/100 मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 20% से बढ़ाना है तो 1 + 20/100, 20/100 मतलब होता है 1/5। तो हमें 935 में 1 + 1/5 मल्टीप्लाई करना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। सॉल्व करके देखेंगे, 5 1 जा 5, बचेगा 4 43, 5 8 जा बचेगा 3 35, 5 7 जा इंटू 6 किया तो 6 7 जा 42, कैरी आया 4, 6 8 जा 48 प्लस 4 52, कैरी आया 5, 6 1 जा 6 प्लस 5 इज 11, तो मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 2956 हमारे पास नंबर है 2956, इसको डिक्रीज करना है 25% से, और हम ये जानते हैं कि 25% होता है 1/4, और यहां पर डिक्रीज करना है मतलब 1 - 1/4, तो ये होगा 2956, 1 - 1/4 मतलब 3/4। सॉल्व करके देखा तो 4 7 जा 28, बचा 1 15, 4 3 जा 12, बचा 3 36 इंटू 9 इंटू 3, सो 739 इंटू 3, 3 9 जा 27, कैरी आया 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 इज 11, कैरी आया 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 इज 22 एंड दैट्स इट। ये भी बिल्कुल सही आ गया।
तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो हियर यू कैन सी कि ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट है ये कितना हैंडी हो जाता है और कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, अब अगर हमने ये बोला कि ए जो है वो बी से 10% अधिक है, ए बी से 10% अधिक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि जब b को 10% से बढ़ाया जाएगा तब वो a बनेगा। a जो है वो b से 10% ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि जब b को 10% से बढ़ाया जाएगा तो वो a बनेगा। तो अगर हम ये मान लें कि b 100 होता तो 100 का 10% 10 होता, तो मतलब a की वैल्यू 110 होती। तो फिर a और b में क्या रेशो बनता? तो a और b में रेशो बनता कितना? अगर b जो है वो 100 होता तो a 110 होता, मतलब रेशो बनता 11/10। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमसे ये बोला कि b is 10% मोर देन c, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम c को 10% से बढ़ाएंगे तब हमें b मिलेगा। तो अगर c 100 होता तो b 110, फिर हमें ये पता चलेगा कि b और c का रेशो भी 11/10, क्योंकि b c से 10% ज्यादा है। और फिर उन्होंने बोला कि c जो है वो 10% मोर देन d है, तो c भी d से 10% ज्यादा है। इसका मतलब अगर d 100 होता तो c 110 होता, तो c और d का रेशो भी 11/10, राइट। अब a और b का रेशो तो हमें समझ में आया, a और c का रेशो कैसे निकलेगा? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने a बाय b और b बाय c को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 11/10 इंटू 11/10, b से b कैंसिल होगा, मतलब हमें मिलेगा a अपॉन c और रेशो आएगा 121/100। लेकिन ये तो 6/5 है जो कि 121/100 के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद a अपॉन d का रेशो, तो a अपॉन c और c अपॉन d को मल्टीप्लाई करेंगे। a अपॉन c है 121/100, c अपॉन d है 11/10, ये लिखा हुआ है, राइट। c से c कैंसिल, मतलब a और d का जो रेशो है वो आएगा 121 इंटू 11 दैट इज 1331, 100 इंटू 10 सो दैट विल बी 1000, और ये रेशो बिल्कुल सही है। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 ये दोनों सही हैं, 2 गलत है। आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। हमसे ये बोला कि x जो है वो y से 20% छोटा है, तो सबसे पहले y होगा, y को 20% से कम करेंगे तो हमारे पास x आएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर y 100 होता तो 100 में से 20 कम करते तो x 80 आता, तो x और y का रेशो आ गया। x कितना होगा? 80। कब? जब y होगा 100, तो दोनों का रेशो 4/5। बट 25% मोर देन z, किसके बारे में बात हो रही है? x के बारे में। तो x जो है वो z से 25% ज्यादा है, मतलब अगर z 100 होता तो x होता 125, तो x और z का रेशो कितना आएगा? तो x और z का रेशो 125/100, मतलब ये होगा 5/4, ठीक है। अगर x और z का रेशो 5/4 है तो उल्टा करो तो z अपॉन x जो है ये हो जाएगा 4/5। अब हमें y और z का सम दिया है, तो हमें सबसे पहले y और z का रेशो निकालना है। तो x अपॉन y में अगर हम z अपॉन x मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन y है 4/5, z अपॉन x भी है 4/5, x से x कैंसिल, मतलब z और y का रेशो आ जाएगा 16/25। तो बेसिकली अगर y 25 है तो z होगा 16 और दोनों का जो सम है वो होगा 25 प्लस 16, मतलब ये होगा 41 के बराबर। लेकिन ये सम तो हमें क्वेश्चन में 533 दे के रखा है, तो 41 का 1 टाइम्स 41 बचेगा 12, 123, 41 का 3 टाइम्स, मतलब 533, 533 41 का 13 गुना है। तो इसका मतलब y और z भी 25 और 16 के 13 गुना होना चाहिए, ठीक है। हम कोई भी एक निकाल लेते हैं, मान लो हमने y निकाल लिया, तो अगर 25 को इंटू 13 किया तो 13 5 जा
65, कैरी आएगा 6, 13 2 जा 26 प्लस 6 इज 32। तो अब हमको ये पता चल रहा है कि x और y का रेशियो है 4/5 और इसमें जो y है हमारा वो कितना है 325। 325 5 का कितने टाइम्स है, तो ये 65 टाइम्स है। 325 को 5 से डिवाइड करो तो ये 65 गुना है, मतलब जो x की वैल्यू है वो भी 65 टाइम्स होगी 4 की। तो 4 इंटू 65, 65 का डबल होता है 130, 130 का डबल होता है 260, मतलब हमारा आंसर आएगा 260 के बराबर। ठीक है, वेरी गुड। वैसे भी जैसे ही आपको ये 13 मिला तो आपको ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि आप सभी नंबर्स में 13 या 13 के मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब x की जो भी वैल्यू आएगी वो 13 से डिवाइड होनी चाहिए। और आंसर ऑप्शंस में 13 से डिवाइड होने वाला कोई और नंबर है ही नहीं, सिर्फ a है, तो आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 16, इफ द numerator of a fraction be increased by 40% and its denominator be increased by 75%, the value of the fraction becomes 0.5। 0.5 मतलब 1/2। 0.5 तो हम सब समझते हैं ना, 1/2। 0.5 मतलब 5/10 और 5/10 होता है 1/2। लेकिन अगर न्यूमरेटर को 20% से डिक्रीज किया जाए और डिनोमिनेटर को 25% से इंक्रीज किया जाए, देन व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमने माना कि न्यूमरेटर है n, ठीक है, उसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है d। अगर न्यूमरेटर को 40% से बढ़ाओगे, मतलब न्यूमरेटर में 1 + 40/100 मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को 75% से बढ़ाओगे तो 1 + 75/100 मल्टीप्लाई करोगे, तब ये जो नया फ्रैक्शन बनेगा ये 1/2 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। अगर हमने इसको सॉल्व किया तो 40/100 होता है 2/5, 1 + 2/5 मतलब 7/5 आ गया, n इंटू 7/5। 75/100 होता है 3/4, 1 + 3/4 मतलब ये हो गया 7/4। 7 से 7 कट गया। ठीक है, उसके बाद 4 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो n के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा, d के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा एंड दैट इज 1/2। मतलब हमारा जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है वो डेफिनेटली कितना हो गया, वो हो गया 5/8। तो जो हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो 5/8 होना चाहिए। ठीक है, 5/8। अब उन्होंने हमसे ये बोला कि अगर न्यूमरेटर को 20% से डिक्रीज करो, देखो फ्रैक्शन है 5/8, 20% से डिक्रीज करोगे मतलब 1 - 20/100 और डिनोमिनेटर को 25% से बढ़ाओगे तो 1 + 25/100। 20/100 होता है 1/5, 1 में से 1/5 गया तो 4/5 आ जाएगा यहाँ। सिमिलरली 25/100 1/4 तो 1 + 1/4 तो ये हो जाएगा 5/4। ऑब्वियसली 5 से 5 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4/10 और 4/10 हो जाता है 2/5, मतलब आंसर ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, है ना। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 17, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अगर विलेज की पॉपुलेशन इस समय आज की डेट में 36,250 है तो 2 साल बाद कितनी होगी, तो पहले 8% से बढ़ेगी, फिर कोई वैल्यू आएगी, फिर वो वैल्यू फिर 8% से बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन तो लगातार हर साल 8% से बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब अगर हमें 8% निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली 8% अगर हमें निकालना है तो हम 10% और 2% का डिफरेंस लेंगे। तो 36250 का 10% जो है वो होगा 3625 और इसका जो 1% है वो होगा 362.5 और 2% निकालना है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को ऐड करेंगे मतलब इसको डबल करना है, तो 5 + 5 10, 2 + 2 4 + 1 5, 6 + 6 12 और ये हो जाएगा 7।
मतलब कुल मिलाकर हमें ये पता चलेगा कि 725 है इसका 2%। अब देखो 10% है 3625, उसमें से 725 को माइनस किया तो 8% की वैल्यू आएगी। कितनी आ जाएगी? तो देखो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। 36 में से 7 माइनस हुआ तो 29। मतलब पहले साल में ये पॉपुलेशन 2900 से बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 50। देखो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 0 + 0 इज 0, 5 + 0 इज 5, उसके बाद 2 + 9 सो दैट विल बी इक्वल टू 11। कैरी आएगा 1, 7 + 2 तो 7 + 2 इज 9 और ये हो गया 39,150। अब फिर से 8% निकालना है, 8% हमें कैलकुलेट करना है। तो 3915 का 10% हो जाएगा, 39,150 का 10% होगा 3915। उसके बाद अगर 1% देखोगे तो 391.5 और 2% निकालना है तो डबल करो, 2 5 = 10, कैरी आया 1, 2 1 = 1, 2 + 1 इज 3, 2 9 = 18, कैरी आया 1, 2 3 = तो ये हो गया 783। तो यहां से 783 माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2, 11 में से 8 गया 3, बचेगा 8, 8 में से 7 गया 1 तो ये हो गया 3132। तो 39150 का 8% होगा 3132 और अब ये पॉपुलेशन और बढ़ेगी तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद देखेंगे 5 + 3 8, उसके बाद देखेंगे तो 1 + 1 दैट विल बी 2, 9 + 3 12, कैरी आया 1 तो ये हो गया 42,282। तो आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका बहुत एलिमेंट्री मेथड है। बाकी अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 8% से बढ़ाना है तो 1 + 8/100, 8/100 का मतलब 4 से कैंसिल किया तो 2/25 और ये हो जाएगा 27/25। तो अगर आपको 36,250 को एक बार 8% से बढ़ाना है तो एक बार 27/25 मल्टीप्लाई करो और दूसरी बार भी बढ़ाना है तो फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 25 का 1 टाइम्स, बचेगा 11, 112, 25 का 4 टाइम्स, बचेगा 12 तो ये हो गया 1450। उसके बाद 25 से फिर कैंसिल किया तो 25 का 5 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स तो ये होगा 58। 27 का स्क्वायर जो है वो होता है 729। 58 और 729 को मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स लगाओ, मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आ जाएगा 42282 के बराबर। तो ये भी एक तरीका है। या फिर यहाँ पर आप डिजिट सम भी कैलकुलेट कर सकते हो। 58 का डिजिट सम 4 आएगा, 729 का डिजिट सम जो है वो 9 आएगा। 4 × 9 मल्टीप्लाई करोगे तो डिजिट सम 9 ही रहेगा। तो कौन से आंसर ऑप्शन का डिजिट सम 9 है? लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे सभी आंसर ऑप्शंस में सेम ही डिजिट्स दिए हैं तो इसीलिए बहुत ज्यादा शॉर्टकट मेथड्स यहाँ पर यूज नहीं कर पाओगे, कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे तो हमसे बोला कि a number first increases by 10%, then the new number thus obtained increases by 20% and then the result becomes 1452। Anyway, इस 1452 के बारे में अपन बाद में सोचेंगे। पहले हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा ओरिजिनल नंबर 100 होता तो क्या होता। अगर ओरिजिनल नंबर 100 होता और ये पहले 10% से बढ़ता तो ये हो जाता है 110। ठीक है, 100 का 10% 10 ही होता है। उसके बाद ये जो नया नंबर है ये नया नंबर बढ़ेगा 20% से। अब देखो 110 का 10% है 11 तो 20% होगा 22। तो 110 जो है वो 22 से बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 132। अब उन्होंने ये बोला है कि फाइनल जो वैल्यू है वो 132 नहीं है, ये 1452 है। तो ये कितने गुना हुआ? तो मेरे ख्याल से ये 11 गुना हुआ। ध्यान से देखो, हमने 11 का मल्टीप्लीकेशन सीखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तो सेम ही रहेगा, फिर 2 + 3 कितना होता है 5, 3 + 1 कितना होता है 4 और 1 + 0 कितना होता है 1। तो हम ये जानते हैं ना, तो इसका मतलब हम फटाफट ये निकाल सकते हैं कि ये 11 गुना होगा। और अगर ये 11 टाइम्स है तो हमारी जो इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक वैल्यू, वो भी 100 का 11 टाइम्स होगी, मतलब 1100
तो आंसर ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर? बड़े अच्छे अच्छे टेक्निक्स हैं, अगर इनको एग्जाम में लगाओगे बहुत फायदा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 90। अभी जो हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व किए कि जिसमें हम पहले एक वैल्यू को किसी एक परसेंटेज से बढ़ाते या कम करते हैं, उसके बाद जो नई वैल्यू आती है उसे फिर किसी परसेंटेज से बढ़ाते या कम करते हैं। ये हमने 18 में भी किया, यही काम हमने 17 में भी किया कि पहले एक वैल्यू को 8% से बढ़ाया, फिर जो नई वैल्यू आई उसे फिर 8% से बढ़ाया। तो इस तरीके से जो परसेंटेज चेंजेस होते हैं इनको कहा जाता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। राइट, इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। हिंदी में इसे क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन कह सकते हो। क्रमागत की जगह उत्तरोत्तर शब्द का उपयोग भी कर सकते हो। तो क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन या उत्तरोत्तर प्रतिशत परिवर्तन, ये शब्द हिंदी में यूज हो सकते हैं एग्जाम। तो अगर हम यहां पर देखें कि क्वेश्चन नंबर 19 में यही शब्द यूज हो रहे हैं, द ओवरऑल परसेंटेज चेंज विच इज इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस ऑफ +15% एंड -10%। इसका मतलब अगर हमारी जो वैल्यू है शुरुआत में, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान लेते हैं 100 है, तो सबसे पहले हम इसे 15% से बढ़ाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 115। और फिर ये जो नई वैल्यू आएगी 115, इसे 10% से कम करेंगे, तो 115 का 10% होगा 11.5। 10% मतलब 1/10, 10वां भाग, तो 10वां भाग होगा 11.5, माइनस करेंगे। तो अगर 115 में से 11 को माइनस किया तो 104 बचा, और 0.5 माइनस किया तो 103.5। मतलब जो हमारा 100 था वो फाइनली अंतिम रूप से जाके क्या बना, 103.5। तो अगर हमें दो अलग अलग प्रतिशत परिवर्तन ना करने हो, हमें डायरेक्टली इसे 103.5 103.5 बनाना हो, तो इसे हम डायरेक्टली एक ही बार में 3.5% से बढ़ा सकते थे। तो इसे हम कहते हैं एक ओवरऑल परसेंटेज चेंज, जो कि दो या दो से ज्यादा सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस के इक्विवेलेंट होता है, समतुल्य होता है। राइट, परिवर्तन उतना ही होगा। अगर आप 15% और 10% +15 और -10 का सक्सेसिव करो, या +3.5 एक सिंगल कर दो, फाइनली आपको वैल्यू सेम मिलने वाली है। तो ये हो गया आंसर ऑप्शन ए। इसका एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों कि अगर हमारे पास पहला परसेंटेज चेंज x% है, दूसरा y% है और दोनों सक्सेसिव है, तो उनका ओवरऑल रिजल्ट आता है x + y + xy अपॉन 100 के बराबर। जैसे यहां पर x की वैल्यू है +15 और y की वैल्यू है -10। +15 और -10 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, तो 15 में से 10 को माइनस किया तो बचा 5, और 15 इंटू 10 150/100, तो ये हो गया 1.5। सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 3.5। 3.5 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब +3.5% हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। चलिए देन फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखें, सैलरी ऑफ अ मैन इज 24,000, इट फर्स्ट इंक्रीजेस बाय x%, देन डिक्रीजेस बाय 20% सक्सेसिवली, क्रमागत रूप से, उत्तरोत्तर रूप से। So if the salary of the man remains the same after these two changes, then what is the value of x? ठीक है, तो देखो अगर हम ये बोलते हैं कि 24,000 है, उसको हमने सबसे पहले x% से बढ़ाया, मतलब पहला परसेंटेज चेंज है +x, तो यहां कोई नई वैल्यू आएगी, फिर इस नई वैल्यू को 20% से कम किया तो हमें वापस 24,000 ही मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर कोई भी परिवर्तन नहीं। इसका मतलब यहां पर ओवरऑल परसेंटेज चेंज 0% है। तो जो हमने फॉर्मूला सीखा, फॉर्मूला ये है कि हमें x + y + xy अपॉन 100 से ये ओवरऑल परसेंटेज मिलता है, और ये ओवरऑल परसेंटेज तो 0 है, और हमें पता है कि x की वैल्यू तो यहां पर +x ही है, लेकिन y की वैल्यू है -20, +x और -20 तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट, तो -20x अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यहां बचेगा x - 20x/100 मतलब x/5,
और ये जो -20 है ये दूसरी तरफ चला गया। x माइनस एक्स बाय 5 हो जाएगा 4x बाय 5 दैट इज 20। तो x की वैल्यू होगी 20 इंटू 5 अपॉन 4 दैट विल कम आउट टू बी 20 इंटू 5 इज 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 25। मतलब जो आपका दूसरा जो पहला चेंज हुआ था वो 25% का था। 24,000 को पहले 25% से बढ़ाओ, फिर जो नई वैल्यू आएगी उसे 20% से कम करो तो आपको वापस से 24,000 मिल जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से 24,000 ही नहीं, कोई भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, टेक एनी नंबर। जैसे अगर मैं ले लेता हूं 100 को 25% से बढ़ाऊंगा तो वो हो जाएगा 125, और 125 को 20% से कम करो तो 125 का 10% होता है 12.5, तो 20% होगा 25 से कम हो गया, मतलब ये वापस 100 बन गया। तो ये हमारा कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट होता है। अब इसका भी हम शॉर्टकट बना सकते हैं। शॉर्टकट क्या बना सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर को r% से बढ़ाओगे, मान लो p को r% से बढ़ाया और वो q बन गया, तो अब अगर q को वापस p बनाना है तो उसके लिए परसेंटेज चेंज जो लगता है वो होता है -100r अपॉन 100 प्लस r%। ठीक है, इन दी सेम वे अगर p को पहले r% से कम करते वो q बनता, तो फिर अगर इसे वापस p बनाना है तो आपकी बार प्लस 100r अपॉन 100 माइनस r%। तो बस ये हमारे शॉर्टकट्स बन जाते हैं। तो एनीवे शॉर्टकट याद रखो या ना रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको टेक्निक्स, मेथड्स और तरीके, पूरी जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई तो फिर आप शॉर्टकट्स के बिना भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। इनमें से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में एग्जाम में भी हमें 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, पढ़ना समझना उसका 30 सेकंड और जोड़ लो तो कुल मिलाकर 1 मिनट हो सकता है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, उसके बाद सॉल्व करना। तो सॉल्व करने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। पढ़ने और समझने का जो समय है वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो चलिए फिर अब मैं इस सेशन को यहीं पर करूंगा खत्म। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने लक्ष्य की ओर प्रतिदिन एक कदम बढ़ाते रहिए। जय हिंद।